आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इसके पूर्व में हम लोगों ने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में जाना था और इसके पूर्व में ही कुछ प्रश्नोत्तरी के बारे में समझने का प्रयास किया था और इसकी परिकल्पनाओं के अंतर्गत जो भी चीज़ें शैक्षिक अवधारणा से जुड़ी हुई थी उसके बारे में जानने समझने का प्रयास भी किया गया था। आज हम सभी लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग कह सकते हैं शैक्षिक प्रशासन, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। ये है कैसे वर्क करता है, इसकी परिकल्पनाएं क्या हैं, इसकी क्रियाएं क्या हैं, इसके रूपरेखाएं क्या हैं, इसके जो कार्य रूप का निर्धारण है वो किस प्रकार से होता है, इसके बारे में आज हम सभी लोग जानने समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान रखेंगे, इसी को हम लोग एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन या शैक्षिक प्रशासन के नाम से जानते हैं। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के अलग अलग प्रकार से मत हैं और इन्होंने अलग अलग प्रकार से बताने और समझाने के साथ साथ ही अलग अलग परिकल्पनाओं को जन्म भी दिया है। इसमें हम कह सकते हैं कि जो भी चीज़ें क्रियाओं के अंतर्गत होती हैं कहीं ना कहीं वो प्रशासन से जुड़ी हुई होती हैं और इनके अगर प्रक्रियाओं को समझने का प्रयास करें तो एस.एन. मुखर्जी ने स्पष्ट रूप से बताया था कि शैक्षिक प्रशासन वस्तुओं के साथ साथ मानवीय साधनों की व्यवस्था से संबंधित होता है, अर्थात जो मानवीय व्यवस्थाएं होती हैं उससे संबंधित होता है। अर्थात कह सकते हैं कि व्यक्तियों को मिलजुल कर जो व्यक्ति होते हैं और जो मिलजुल कर और अच्छा कार्य करने से संबंधित है और कह सकते हैं कि वास्तव में इसका संबंध मानवीय सजीवों से अपेक्षाकृत अधिक है तथा अमानवीय वस्तुओं से कम ही माना जाता है। ये एस.एन. मुखर्जी के शब्दों में था। एस.एन. मुखर्जी ने इसको स्पष्ट रूप से बताया था। वैसे शैक्षिक प्रशासन का अगर प्रत्यय की बात करें या कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, कॉन्सेप्ट के बारे में, तो कॉन्सेप्ट में हम इसको स्पष्ट रूप से बता सकते हैं कि हिंदी या जो हिंदी का रूप शब्द है उसको हम लोग कह सकते हैं प्रशासन और जो अंग्रेजी शब्द होता है उसको कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। जो हिंदी शब्द है उसको प्रशासन कहते हैं और जो हिंदी शब्दों के माध्यम से रूपांतरित करते हैं और जो एडमिनिस्ट्रेशन शब्द है वो कह सकते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं या अंग्रेजी का रूपांतरण, हिंदी का रूपांतरण जो अंग्रेजी में किया गया उसको एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन जो शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है उसको हम लोग लैटिन के मिनिस्टर शब्द से मानते हैं। लैटिन, ध्यान रखेंगे, लैटिन के मिनिस्टर शब्द से मानते हैं। जो लैटिन शब्दावली है उसके मिनिस्टर शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है और कह सकते हैं इस मिनिस्टर शब्द से ही हुई इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका आशय दूसरों के माध्यम से या दूसरों को की सेवा में रत रहने वाला व्यक्ति भी माना जाता है। क्या कह सकते हैं, दूसरों रत रहने वाला व्यक्ति भी मानते हैं। और इसके प्रक्रियाओं के अंतर्गत जो भी चीज़ें हम जान सकते हैं या समझ सकते हैं, इसमें कहा जा सकता है कि जो प्रभावशाली ढंग से हम लोग कार्य को करते हैं उस कार्य को करने के साथ साथ इसमें अलग अलग प्रक्रियाओं से इसको लागू भी करते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार प्रशासन का अर्थ ये हुआ कि अधीनस्थ लोगों की सेवा अर्थात प्रभावशाली ढंग से करने की कला या व्यक्ति को प्रभावशाली ढंग से उसको अधीनस्थ के माध्यम से या अधीनस्थ लोगों की सेवा को करने का कार्य भी कहीं ना कहीं प्रशासन के अंतर्गत ही किया जाता है, जिसको दूसरा शब्द हम लोग कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन कह सकते हैं। क्या कहते हैं इसको, कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर भी कह सकते हैं और कह सकते हैं कि जिसका अर्थ होता है टू मैनेज करना। क्या कह सकते हैं, टू मैनेज करना या टू मैनेज करने के संबंध से स्पष्ट कर सकते हैं। टू मैनेज करना अर्थात प्रबंध करना, या फिर कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि टू ग्रोवन, या फिर कह सकते हैं प्रशासन करना। टू ग्रोन कह सकते हैं, प्रशासन करना कह सकते हैं। अर्थात इससे यही चीज़ें स्पष्ट होती हैं कि शैक्षिक प्रशासन की प्रणाली कहीं ना कहीं माना जाता है कि एक प्रकार से प्रशासन करना या कह सकते हैं एक प्रकार से शासन करना भी टू गवर्न के माध्यम से हम स्पष्ट कर सकते हैं। तो इसमें जो शैक्षिक प्रशासन की प्रणाली है उसको स्पष्ट रूप से सभी मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार से इसको परिभाषित किया है और बताने का प्रयास भी किया है। इसमें जैसे फॉक्स का नाम आता है। फॉक्स आप ध्यान रखेंगे एक शिक्षा शास्त्री हैं। उन्होंने इसको स्पष्टीकरण दिया और स्पष्टीकरण करके बताने का प्रयास किया है और कहा है कि शैक्षिक प्रशासन एक ऐसी सेवा करने वाली, जो शैक्षिक प्रशासन होती है वो एक ऐसी सेवा करने वाली गतिविधि होती है या गतिविधि कह सकते हैं जिसके माध्यम से शैक्षिक प्रक्रियाओं या फिर कह सकते हैं कि लक्ष्य के प्रभावशाली ढंग से इसको प्राप्त किया जा सकता है। प्रभावशाली ढंग से इसको हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। शैक्षिक प्रशासन एक ऐसी सेवा होती है जिसकी गतिविधि के माध्यम से हम अपनी शैक्षिक प्रक्रियाओं या लक्ष्य को प्रभावशाली ढंग से प्राप्त करते हैं और
अगर ये फॉक्स की बात थी, अगर सीवर्स की बात करी जाए तो सीवर्स ने इसको स्पष्ट रूप से बताया है कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रशासन का आशय सरकार शब्द से ही इसका स्पष्टीकरण होता है और इसको हम लोग प्रशासनिक कार्यप्रणाली के माध्यम से जान सकते हैं और समझ सकते हैं। ये सारी कहीं ना कहीं इसमें सीवर्स ने बताया है, ठीक है ना। ये चीज़ें इसके माध्यम से स्पष्ट होती हैं। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि शैक्षिक जो ये है कहीं ना कहीं इनके माध्यम से स्पष्ट ही किया गया है, इसके माध्यम से सीयर्स के माध्यम से। अर्थात शैक्षिक प्रशासन की जो रूपरेखाएं होती हैं उसको हम लोग एक प्रकार से प्रशासित करना या फिर कह सकते हैं उसको एक प्रकार से प्रबंधन करना, और या कह सकते हैं इसको एक प्रकार से गाइडेंस के माध्यम से इसका प्रबंधन करना ही प्रमुख माना जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें इसके अंतर्गत होती हैं। तीसरी पॉइंट की बात अगर कंडीशन में हम देखें तो शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्य क्या होते हैं, अगर हम लोग इसमें इसके अर्थ को स्पष्टीकरण करें तो उद्देश्य तो बताए ही जाते हैं, प्लस उसके साथ साथ इसमें राष्ट्र ने भी स्पष्टीकरण दिया है। इसमें राष्ट्र ने क्या बताया, जैसे आप जानते होंगे कि राष्ट्र को आप पहले से ही जानते रहे हैं और कहीं ना कहीं के अंतर्गत स्पष्ट रूप से बताई जाती हैं। राष्ट्र ने इसमें क्या बताया, एडमिनिस्ट्रेशन को छात्रों के विकास को निर्धारित उद्देश्यों की ओर मोड़ना और अध्यापकों को साधन के रूप में प्रयुक्त करना तथा संबंधित जन समुदाय के उद्देश्यों तथा उनकी प्राप्ति के साधनों को की पूर्ति करना या फिर उसकी प्राप्ति या प्रेरित करना कह सकते हैं। तो उसको हम मानते हैं कि एक प्रकार का प्रशासन शैक्षिक प्रशासन से संबंध रखता है। इसके कंडीशन को हम लोग अलग अलग प्रकार से डिफाइन भी करते हैं। तो इसके डिफाइन करने का माध्यम ये नहीं है कि डिफाइन केवल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इसके कंडीशन क्या निकल के आते हैं, इसके उद्देश्य क्या हैं, इसके क्षेत्र क्या होते हैं, इसके फील्ड क्या होते हैं, इसके प्रशासनिक उपयोगिताएं क्या होती है, इसके महत्व क्या होते हैं, इसके बॉर्डर्स क्या होते हैं, इसके माध्यम से हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले चीज़ है कि हम इसके एम को समझने का प्रयास करेंगे। एम में क्या चीज़ें होती हैं, एम के माध्यम से हम स्पष्ट करेंगे। मतलब उद्देश्य को हम लोग जान सकते हैं, समझ सकते हैं। इसमें उद्देश्य में क्या चीजें होती हैं, उद्देश्य में लूथर गुलिक एक शिक्षा शास्त्री रहे हैं और उन्होंने लूथर गुलिक ने इसको स्पष्टीकरण दिया है और स्पष्टीकरण करके इसको बताया है। और इन्होंने एक सूत्र या फार्मूला भी स्पष्टीकरण दिया था, इसको हम लोग पोस्ट कर्व के नाम से जानते हैं। इन्होंने क्या कहा, लूथर गुलिक का नाम शिक्षा प्रमुख रूप से इसलिए लिया जाता है क्योंकि इन्होंने शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्यों को निर्धारित अच्छे प्रकार से किया है। तो इन्होंने बताया था लूथर गुलिक ने कि शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्यों के प्रतिपादन हेतु एक सूत्र दिया जिसे हम लोग पोस्ट कोर्व के नाम से जानते हैं। लूथर गुलिक के कंडीशन से निकल के आता है और 8 अक्षरों का में से 7 उद्देश्यों को यह प्रेरित करता है या फिर इसको बनाया गया है इसीलिए क्योंकि ये उद्देश्यों को स्पष्ट करता है। तो इसमें हम लोग आज समझने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से उद्देश्य को स्पष्टीकरण दिया गया है या कौन कौन से उद्देश्यों को बनाया गया है, ठीक है ना। तो ये चीजें ध्यान रखें। पहली नंबर बात की शैक्षिक जो प्रशासन होती है, जो शैक्षिक प्रशासन का प्रत्यय है उसमें प्रत्यय के साथ साथ उसके कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ चुके हैं और कॉन्सेप्ट के बेस के आधार पर अगर हम देखें तो उसके उद्देश्यों का स्पष्टीकरण हम लोग लूथर गुलिक के शब्दों में उनकी एम ऑफ एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से हम समझ सकते हैं। पोस्ट कोर्व कहते हैं जिसको हम लोग POSTCORB के नाम से स्पष्ट रूप से जानते हैं। ये एक फार्मूले के अंतर्गत इन्होंने स्पष्ट किया है, इसने लूथर गुलिक ने स्पष्ट किया है और इसमें ये चीजें स्पष्ट रूप से बताई हैं कि इसमें होता क्या है। इसमें जैसे बताया गया कि POSTCORB पोस्ट कोर्व में स्पष्टीकरण कैसे करते हैं। तो इसमें हम लोग को ध्यान रखना है कि जो पोस्ट कोर्व मतलब जो P पहले आता है उसमें हम लोग कहते हैं प्लानिंग करना। प्लानिंग अर्थात जब हम लोग शैक्षिक प्रशासन में आते हैं या शैक्षिक प्रशासन में जो क्रियाएं निर्धारित करवाई जाती हैं या शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत जो भी क्रियाएं जिसका क्रियाओं का निर्धारण इसमें होता है उसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि कैसे कैसी प्रणाली के माध्यम से इसमें स्पष्टीकरण किया जा सकता है या कैसे कैसे इसमें प्लानिंग बनाई जाती है, तैयार किया जाता है। तो कह सकते हैं इसमें प्लानिंग करना या नियोजन करना। तो प्लानिंग में क्या चीजें होती हैं, आप ध्यान रखेंगे कि जब कभी प्रशासनिक कार्य का निर्धारण करवाया जाता है तो इसमें प्लानिंग क्यों बनाई जाती है, कैसे बनाई जाती है, कैसे इसको स्पष्टीकरण होता है, इसको ध्यान से अगर समझने का प्रयास करें तो लूथर गुलिक ने ये चीजें बताई थी कि शैक्षिक प्रशासन के लक्ष्यों की प्राप्ति की दृष्टि से शिक्षा संबंधी योजनाओं का प्रारूप इसी में तैयार करवाया जाता है। शिक्षा संबंधी जो प्रारूप होते हैं जिसका निर्धारण इसी में करवाया जाता है, किसके अंतर्गत, प्लानिंग के अंतर्गत या प्लान के अंतर्गत, नियोजन के अंतर्गत इसको करवाया जाता है, ठीक है। नतीजे ध्यान रखेंगे। दूसरी नंबर चीज है इसमें जो बताया गया है ऑर्गेनाइजिंग कह सकते हैं। ऑर्गेनाइजिंग अर्थात इसमें इसका जो सामान्य अर्थ बताया जाता है वो व्यवस्था करना बताया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसको संगठन के नाम से हम जानते हैं, संगठन कह सकते हैं या
जो ऑर्गेनाइजिंग होता है उसका व्यवस्था करना होता है, तो इसको हम कह सकते हैं व्यवस्था करना। ठीक है ना, तो व्यवस्था करने से इसको स्पष्ट कर सकते हैं। एक होता है नियोजन मतलब प्लानिंग करना, और दूसरा होता है व्यवस्था करना। इसको लूथर गुलिक ने बताया कि जब हम लोग योजना तैयार करने के पश्चात उसके कार्यों को रूप या कार्य रूप को लागू करते हैं या लागू करना शैक्षिक क्रियाओं का संपादन ही माना जाता है। ये भी कहीं ना कहीं इसकी क्रिया निर्धारण के माध्यम से इसको स्पष्टीकरण देता है। तो इसमें कह सकते हैं ऑर्गेनाइजिंग या व्यवस्था करना, जैसे जब कहीं भी प्रशासनिक या प्रशासन के रूप में कोई भी निर्धारण करवाया जाता है, किसी प्रकार का कंडीशन लागू किया जाता है, तो उसमें व्यवस्थाओं को लागू करना सबसे बड़ी प्रतिबद्धता होती है, और कहीं ना कहीं उसके माध्यम से हम लोग शैक्षिक प्रशासन की क्रियाओं को स्पष्ट रूप से कर सकते हैं। और अच्छे प्रकार से जब व्यवस्थाएं होती हैं तो अच्छे प्रकार से प्रशासनिक कार्य को हम लोग लागू भी कर सकते हैं। तो ये चीजें इसके अंतर्गत होती हैं। तीसरी बताई गई है स्टॉपिंग बताया जाता है। स्टॉपिंग मतलब नियुक्ति से संबंधित होता है, नियुक्ति करना से। इसमें ध्यान रखेंगे कि जब प्रशासनिक रूप से किसी भी क्षेत्र में किसी भी विषय वस्तु के बारे में क्रियाएं की जाती हैं, तो इसमें विद्यालय के कार्य के संचालन हेतु, ये विद्यालय से संबंधित है, इसको भी ध्यान रखेंगे। वैसे प्रशासन शैक्षिक शब्द जुड़ा है, एक प्रशासन है दो शब्दों से मिलकर बना, इसको हम लोग शैक्षिक कहते हैं, एक प्रशासन कहते हैं। शैक्षिक जो शिक्षण की क्रियाओं से संबंधित होती हैं, शिक्षण या शिक्षा की क्रियाओं से संबंधित होती हैं। प्रशासन जिसको हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से जानते हैं, आप जानते होंगे, जो कि सामाजिक कार्यों से कर्तव्यों का निर्धारण भी अच्छे प्रकार से करवाते हैं। जो शैक्षिक प्रशासन दोनों मिलती हैं, तो इसके कार्यों के निर्धारण के माध्यम से हम इसमें लूथर गुलिक के शब्दों में स्पष्टीकरण दे रहे हैं, जिसको उद्देश्यों के माध्यम से हम स्पष्ट कर सकते हैं। जो नियुक्तियां बताई गई हैं, विद्यालय के कार्य संचालन हेतु शिक्षक कर्मचारी तथा अन्य पदों पर जो योग्य व्यक्ति हों या आवश्यक पदों के लिए जो व्यक्तियों की नियुक्तियां की जाती हैं, वो इसी के अंतर्गत करवाया जाता है। अर्थात पोस्ट के रूप में जो एस आता है वो स्टॉपिंग आता है। ठीक है ना, तो ये चीजें इसके अंतर्गत बताई गई हैं, इसके अंतर्गत स्पष्ट की जाती हैं, ये चीजें इसके अंतर्गत होती भी हैं। तीसरा, अगर चौथे कंडीशन की बात करी जाए तो डायरेक्टिंग होता है। डायरेक्टिंग मतलब निर्देशन, डायरेक्टिंग मतलब इसको हम लोग निर्देशन के नाम से जानते हैं। अर्थात विद्यालय के जो कार्य संचालन का पर्यवेक्षण करना होता है या पर्यवेक्षण कहीं ना कहीं निरीक्षण करना होता है तथा कर्मचारियों का निर्देशन करना होता है। अर्थात इसके माध्यम से गतिविधियों में सुधार लाने का जो समुचित निर्देशन का कार्य होता है, वो कहीं ना कहीं प्रशासन के अंतर्गत ही करवाया जाता है। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं एक प्रकार से डायरेक्टिंग करना या निर्देशन करना, या फिर कह सकते हैं गाइडेंस देना। फिर तो इसको हम लोग निर्देशन के माध्यम से समझ सकते हैं। वैसे प्रशासन के कार्य में सबसे बड़ी, या शैक्षिक प्रशासन के कार्य में सबसे बड़ी चीज होती है कि निर्देशन अच्छे प्रकार से किस प्रकार से दिया जा रहा है, कैसे प्रकार से गाइडेंस प्राप्त हो रहा है, या कैसे प्रकार से लोग इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं निर्देशन से ही स्पष्टीकरण होता है। ठीक है ना, तो ये चीजें प्रशासन के क्षेत्र से ही जुड़ करके आती हैं, जिसको हम लोग डायरेक्टिंग के नाम से जानते हैं। पोस्ट गवर्नमेंट डी को हमने स्पष्ट किया। ठीक है ना, दूसरी नंबर चीज है, ये लूथर गुलिक के शब्दों में ही स्पष्ट कर रहे हैं, जो कि इसके उद्देश्यों के अंतर्गत आता है। जो कोऑर्डिनेशन होता है, कोऑर्डिनेशन अर्थात इसको हम लोग कह सकते हैं कि समन्वय स्थापित करना। समन्वय मतलब जब दो व्यक्ति आमने सामने अपनी प्रतिक्रियाओं को देखते हैं, तो उसमें समन्वय स्थापित करना, या फिर कह सकते हैं कि शिक्षक और छात्र या अन्य विद्यालय कर्मचारियों में समन्वय या संबंध या कॉन्सेप्ट विश को स्थापित करना, या पारंपरिक अच्छे संबंध को स्थापित करना, शिक्षा के सिद्धांतों एवं नियमों एवं उनके व्यवहारिकता में संबंध को स्थापित करना या समन्वय को स्थापित करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। किसके अंतर्गत? कोऑर्डिनेशन के अंतर्गत। कोऑर्डिनेशन जो चीजें होती हैं, सहसंबंध को स्थापित करना। एक होता है को रिलेशन, उसको सहसंबंध भी कहते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन है, इसमें सहसंबंध के माध्यम से समन्वय को स्थापित करने की प्रक्रियाएं भी इसके अंतर्गत आती हैं। तो ये चीजें इसके माध्यम से स्पष्ट होती हैं। तीसरा, अगर इसमें जो छठवीं पॉइंट को बताया जाए तो रिपोर्टिंग है, आर के माध्यम से हम कह सकते हैं लूथर गुलिक के शब्दों में। रिपोर्टिंग में क्या चीजें होती हैं? रिपोर्टिंग के अंतर्गत अगर हम लोग स्पष्ट करें तो इसमें आलेख तैयार करना, और शैक्षिक प्रशासन का जो उद्देश्य होता है उसमें अपने कार्यक्रमों के माध्यम से उसका आलेख तैयार किया जाता है, तथा वार्षिक प्रतिवेदन भी तैयार करना इसका प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। और इसके अंतर्गत निरीक्षण करना या शोध कार्यों को भी बढ़ावा देना इसके अंतर्गत प्रमुखता इसके माध्यम से प्रदान की जाती है। आलेख तैयार करना, ये ध्यान रखेंगे कि जब शैक्षिक प्रशासन वर्क करता है तो इसमें एक प्रकार से एक प्रारूप तैयार करवाया जाता है। उस प्रारूप के अंतर्गत बालक या व्यक्ति को उसमें आलेख के माध्यम से एक प्रकार से क्रियाओं का निर्धारण करना होता है, और उसके माध्यम से पूरे
रूटीन को या सही प्रकार से उसके क्रियाओं को हम व्यवस्थित करते हैं, कह सकते हैं उसमें रिपोर्टिंग हो सकता है, रिपोर्टिंग होता है, या फिर कह सकते हैं आलेख पत्र तैयार करना, मतलब या फिर रिपोर्ट को प्राप्त करने के बाद में उसको लागू करना, ये चीजें इसके अंतर्गत बताई गई हैं। अगली नेक्स्ट पॉइंट में जो 7 नंबर पे दिया गया है उसमें बजटिंग होता है। बजटिंग ध्यान रखेंगे, बजट से संबंधित, आप अर्थव्यवस्थाओं से संबंधित इसका नाम जानते भी होंगे, और ये शैक्षिक क्रियाओं में जो वार्षिक जो लेखा जोखा होता है उसके माध्यम से उसकी बजटिंग होती है, एक बजटिंग होती है, वो इसके माध्यम से तैयार करवाया जाता है। ये लूथर गुलिक ने अपने शैक्षिक प्रशासन की क्रियाओं के अंतर्गत बताया। इसमें जो आखिरी पॉइंट्स जो वित्तीय कंडीशन है, इसमें कुछ पॉइंट्स को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अगर संक्षेप में इसके शैक्षिक प्रशासन के प्रमुख उद्देश्यों को, क्रियाओं को निर्धारित करें तो इसमें नंबर 1 पॉइंट्स अगर हम स्पष्ट करें तो कह सकते हैं कि व्यक्ति को उसकी योग्यताओं और क्षमताओं के अनुरूप कार्य प्रदान करना, ये कहीं ना कहीं बजटिंग के अंतर्गत रखा जाता है और इसमें इसकी रिपोर्ट भी तैयार करवाई जाती है। दूसरी नंबर वाली चीज है कि शैक्षिक कार्यों को की जटिलता को सरल करना, ये चीजें भी इसके अंतर्गत बताया गया है। तीसरी पॉइंट की बात करी जाए, जो शिक्षण क्रियाएं होती हैं या शिक्षण हेतु समुचित वातावरण होता है उसको उत्पन्न करना भी बजटिंग के अंतर्गत, इसके अंतर्गत रखा जा सकता है। और चौथे पॉइंट की बात करें तो कर्मचारियों, जो कर्मचारी होते हैं उनमें परस्पर अच्छी भावना का विकास करना और उनको प्रोत्साहन देना, या फिर संक्षेप में इसके शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्यों को स्पष्ट करें तो इसमें ये संक्षेप में इसकी क्रियाओं को हम लोग सभी जो जितने भी 7 पॉइंट्स को जो बताया गया था, लूथर गुलिक ने बताया था, उसमें हम शैक्षिक प्रशासन की क्रियाओं को रख सकते हैं इसमें, या फिर कह सकते हैं शिक्षण संबंधी साधनों और उपकरणों की व्यवस्था करना, ये भी इसके अंतर्गत ही आता है। ये शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्यों के अंतर्गत इसके हम लोग संक्षेप में स्पष्ट रूप से कह सकते हैं। योग्य शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति करना, यह भी कहीं ना कहीं शैक्षिक प्रशासन का प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। शिक्षक जो अर्थव्यवस्थाओं के लिए बजट बनाना होता है, ये भी कहीं ना कहीं शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत ही इसका क्षेत्र भी निर्धारित किया गया है, इसके उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। दूसरी नंबर चीज है कि जब ये जो उद्देश्य बताए जाते हैं, ये उद्देश्य किस प्रकार से स्पष्ट होते हैं, कैसे इनकी क्रियाएं स्पष्ट होती हैं, इनकी आवश्यकता क्यों होती है। कह सकते हैं कि जब हम शैक्षिक प्रशासन की बात करते हैं तो उसमें उसके उद्देश्य क्या बताए गए हैं, उसके उद्देश्य की क्रियाएं किस प्रकार से स्पष्ट होती हैं, कैसे उसका निर्धारण करवाया जाता है, यह कहीं ना कहीं हम लोगों के आवश्यकताएं जो होती हैं, या फिर कह सकते हैं नीड ऑफ एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी आवश्यकता क्यों होती है। तो कह सकते हैं कि इसमें जो शैक्षिक अनुसंधान परिषद है या शैक्षिक अनुसंधान के माध्यम से जो बताया गया है, उसमें बताया गया है कि शैक्षिक प्रशासन जो होता है वो व्यक्तियों के प्रयासों को संगठित एवं मानव के गुणों को समुचित एवं विकसित रूप प्रदान करने के लिए साधनों का उचित प्रयोग की एक प्रक्रिया मानी जाती है, और इस प्रक्रिया के अंतर्गत संबंध में केवल बच्चे ही नहीं वर्ण पूर्ण भी शिक्षा से संबंधित होते हैं। इसके अंतर्गत अगर देखें तो शैक्षिक प्रशासन की जो आवश्यकता होती है, नंबर 1 पॉइंट बताई गई है कि शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए शैक्षिक प्रशासन का उपयोग करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये चीजें होगी। दूसरी नंबर चीज है, अगर पहली पॉइंट की बात करिए तो शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हम लोग शैक्षिक प्रशासन का उपयोग या प्रयोग या पढ़ने का प्रयास इसमें करते हैं। दूसरी नंबर चीज है समाज के लक्ष्यों की पहचान करना, या समाज के लक्ष्य, जो समाज के लक्ष्य होते हैं उनकी पहचान करने के लिए शैक्षिक प्रशासन का उपयोग किया जाता है। ये भी चीजें इसके अंतर्गत स्पष्ट होती हैं। तीसरी पॉइंट की बात करी जाए तो इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो शैक्षिक लक्ष्यों का निर्धारण करना भी इसके अंतर्गत होता है। शैक्षिक लक्ष्य जो होते हैं इसके अंतर्गत इसका निर्धारण करना भी इसका प्रमुख लक्ष्य होता है। जो शिक्षा का क्रम होता है ना, क्रम कार्यक्रम होता है, उसका नियोजन करना या साधनों का उपयोग करना। नेक्स्ट पॉइंट में अगर देखा जाए तो साधनों का उपयोग भी इसी के अंतर्गत किया जाता है। संबंध व नियंत्रण को स्थापित करना, मूल्यांकन करना। ध्यान रखेंगे इसमें जो आखिरी पॉइंट बताया गया है उसमें इवोल्यूशन बताया गया है। इवोल्यूशन मतलब आप जानते होंगे कि मापन की क्रियाएं, मापन और मूल्यांकन की क्रियाएं दोनों स्पष्ट हैं, और कहीं ना कहीं जब मापन हम बात करते थे तो मापन भी अलग प्रकार से होता है। आप जानते होंगे कि उसमें नामित, क्रमित, अंतराल, अनुपात, ये 4 नामित, देखिए इसमें 4 प्रकार के मापनी का प्रयोग करते हैं। लेकिन मूल्यांकन जो होता है वो मूल्यांकन हम लोग पूरे वर्ष जो क्रियाकलाप करते हैं उसके क्रियाकलाप के आधार पर हम लोग हमारा मूल्यांकन अंतोगत्वा करवाया जाता है, और कहीं ना कहीं हम मापन के माध्यम से पूरे वर्ष क्रियाओं को करते ही रहते हैं। इसमें नामित स्तर मापनी, क्रमिक स्तर मापनी, अंतराल स्तर मापनी, अनुपात स्तर मापनी, 4 प्रकार की मापनियों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो मापन के साथ साथ हम लोग मूल्यांकन को भी इसमें स्पष्टीकरण करते हैं। शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र में इसमें नामित, क्रमित और ये अंतराल और प्रतिशत स्तर मापनी के माध्यम से हम लोग इसका स्पष्टीकरण विशेष रूप से करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें
शैक्षिक प्रशासन के की जो आवश्यकता होती है उसका मूल्यांकन भी विशेष रूप से अंतर्गत करवाया जाता है। उपयोगिता और महत्व के बारे में ध्यान रखें तो उपयोगिताएं क्या होती हैं, इसके महत्व क्या होते हैं। इस महत्व को या उपयोगिता को स्पष्ट करें तो यूटिलिटी या फिर एजुकेशनल कह सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन या फिर इंपॉर्टेंस, या फिर कह सकते हैं इसकी उपयोगिता और महत्व के बारे में अगर स्पष्ट करें तो कह सकते हैं कि शैक्षिक प्रशासन की उपयोगिता और जो महत्व है वो कहीं ना कहीं सर्वविदित है, उसका बताने का तो आशय ही नहीं बनता, लेकिन कह सकते हैं कि इसके जो प्रक्रियाएं होती हैं या फिर कह सकते हैं कि इसकी जो रूपरेखाएं होती हैं उसमें अन्य क्षेत्रों में प्रशासन जिस प्रकार से क्रियाशील होता है वो आज के युग में प्रशासन केवल क्रियान्वयन अभिकरण ही नहीं वरन यह नियोजन अभिकरण भी है। नियोजन मतलब वे प्लानिंग अभिकरण के अंतर्गत भी आता है। अतः नियोजन, कार्यान्वयन या मूल्यांकन से संबंधित तीनों कार्यों को शैक्षिक प्रशासन को करवाया जाता है या फिर कह सकते हैं इसका प्रयोग में लाया भी जाता है। इसके लिए शैक्षिक प्रशासन की उपयोगिता और जो महत्व होते हैं वो निम्नलिखित प्रकार से हम स्पष्ट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहली बात तो यह है, क्या स्पष्टीकरण कर सकते हैं। नंबर 1 कंडीशन या इसकी उपयोगिता को कैसे हम मानते हैं कि मानव संबंधी या मानव संबंधों का विकास करना, यह भी स्पष्टीकरण होता है। मानव संबंधों का विकास शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत ही आता है। और इसमें अगर हम समझने का प्रयास करें तो राष्ट्र ने जो स्पष्टीकरण दिया है, जो राष्ट्र ने बताया, राष्ट्र ने ये चीजें बताया कि जो उपयोगिता है या महत्व है, इसमें यही चीजें स्पष्ट की कि शैक्षिक प्रशासन निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति है तो शिक्षा के साधन बनकर छात्रों का विकास करता ही है। तो ये चीजें इसके महत्व को स्पष्ट करता है क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसको बताया भी जाता है क्योंकि ये छात्रों को क्या करता है। शैक्षिक प्रशासन निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति है, शिक्षकों के साधन बनकर छात्रों की विकास करता है या छात्रों को की सहायता करता है। ठीक है ना, शिक्षकों को साधन बनाकर छात्रों का सहायता करता है। तो ये चीज छात्रों की सहायता अगर देखा है तो राष्ट्र ने बताया है, इसको स्पष्टीकरण दिया है, उपयोगिता के माध्यम से बताया है। ठीक है ना। दूसरी नंबर चीज है प्रयासों का एकीकरण करवाया जाता है। जो प्रयास होते हैं, नंबर 2 पॉइंट, प्रयास का एकीकरण होता है। जो प्रयास होते हैं आप जानते होंगे एकीकरण का नियम, और एकीकरण के नियम के माध्यम से अगर हम स्पष्ट करें तो कह सकते हैं शैक्षिक प्रशासन शिक्षा संबंधी किए जा रहे प्रयासों को स्वीकृत करता है, स्वीकृति प्रदान करता है। और इस एकीकरण का लक्ष्य समाज में व्यवस्था, एकता, समायोजन तथा सहयोग का निर्माण करना ही इसका परम उद्देश्य माना जाता है। यह कहीं ना कहीं एकीकरण के सिद्धांतों को स्पष्टीकरण देता है। ठीक है ना। या फिर कह सकते हैं कि एकीकरण के माध्यम से इसको स्पष्ट करता है, व्यवस्था, एकता, समायोजन, इस सब को स्पष्टीकरण देता है। अगले पॉइंट की बात करी जाए तो संबंधों का अध्ययन भी या संबंधों की व्यवस्था भी इसी के अंतर्गत होती है। तीसरी पॉइंट की बात करें तो जो संबंध होते हैं इसका जो स्पष्टीकरण होता है, संबंधों की व्यवस्था भी इसी के माध्यम से करवाई जाती है। या करवाई क्या मतलब, इसको स्पष्टीकरण किया जाता है किसके माध्यम से, शैक्षिक प्रशासन के माध्यम से। इसकी उपयोगिता क्यों है, क्योंकि यह संबंधों का भी कहीं ना कहीं इसमें संबंधों का भी स्पष्टीकरण करता है और संबंधों की व्यवस्थाएं भी करने का प्रयास भी इसी के अंतर्गत करवाया जाता है। तो शैक्षिक प्रशासन में अगर देखें तो मानो एक प्रकार से जो किए जा रहे प्रयास होते हैं उसके माध्यम से अगर हम देखें तो शैक्षिक प्रशासन मानो एक प्रकार से पदार्थों के संबंधों की व्यवस्था विकास के संदर्भ में करता है। जो पदार्थ होते हैं, जो वस्तुएं होती हैं, जो भौतिक वस्तुएं जगत में पाई जाती हैं, उसके माध्यम से विकास के संदर्भ में करता है। और डॉक्टर एस.एन. मुखर्जी के शब्दों को स्पष्ट करें। डॉक्टर एस.एन. मुखर्जी ने जो स्पष्ट रूप से बताया, उन्होंने यही चीजें बताई थी कि डॉक्टर एस.एन. मुखर्जी ने यही चीजें स्पष्ट रूप से बताई कि शैक्षिक प्रशासन वस्तुओं के साथ साथ मानव संबंधों की व्यवस्था से भी संबंधित है, मानव संबंधों की व्यवस्थाओं से संबंधित होता है। और यह मिलजुल कर कार्य करने तथा पर बल देता है, मिलजुल कर कार्य करने पर बल देता है। और इस संबंध में सजीवों से अधिक भौतिक पदार्थों और कहीं ना कहीं इसको पदार्थों से कम ही इसको बताया जाता है। और कहीं ना कहीं इसके माध्यम से हम कह सकते हैं संबंधों की व्यवस्थाओं को कहीं ना कहीं शैक्षिक प्रशासन इसमें लागू इस महत्व को या उसकी उपयोगिता को स्पष्ट करता है। इसके कंडीशन के माध्यम से चीजें स्पष्ट होती हैं। शिक्षा को सेवा मानना या शिक्षा के और शैक्षिक प्रक्रिया को गति प्रदान करना, सेवा देना या गति प्रदान करना, ये इसी के अंतर्गत होता है या इसी के अंतर्गत करवाया जाता है। ठीक है ना। तो ये चीजें इसी के माध्यम से स्पष्ट होती हैं, जो कि इसके माध्यम से प्रस्तुतिकरण को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। शैक्षिक प्रक्रियाओं को गति कैसे देती हैं, क्योंकि उपयोगिता अगर देखें तो यूटिलिटी देखें तो इसमें कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस देखें तो इसमें हम गति, अगर शैक्षिक प्रक्रिया को गति प्रदान न करती शैक्षिक प्रशासन तो कहीं ना कहीं इसका स्पष्ट महत्व या उपयोगिताएं ना होती। तो कह सकते हैं कि शैक्षिक प्रशासन के संदर्भ में मूल्यांकन की प्रक्रिया को गति प्रदान करता है।
जो कि निम्नलिखित प्रकार से हम बता सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट्स में अगर दर्शाएं तो नंबर 1 पॉइंट्स में अगर कहें तो इसमें कह सकते हैं कि शिक्षा में लक्ष्यों का निर्माण तथा निश्चित संदर्भ में मूल्यांकन की प्रक्रिया का निर्धारण करना प्रमुख माना जाता है। दूसरी पॉइंट की बात करी जाए तो उपलब्ध जो सामग्रियां होती हैं तथा आंकड़ों की पहचान करना तथा इनकी सामग्रियों के आंकड़ों के उपयोग पर विचार करना भी प्रशासन का कार्य होता है, शैक्षिक प्रशासन का कार्य होता है। ये इसी के अंतर्गत बताया गया है। तीसरे नंबर की पॉइंट्स की बात करी जाए तो परिश्रमों का समन्वय या संक्षिप्तीकरण भी इसी के माध्यम से करवाया जाता है। समूह चर्चा तथा अन्य विधियों के माध्यम से परिणामों की व्याख्यान करना भी इसी के माध्यम से स्पष्टीकरण होता है। आंकड़ों को एकत्र करने के लिए, विधियों को विकसित करने के लिए परीक्षण या सर्वेक्षण कह सकते हैं कि निरीक्षण तथा व्याख्या तथा प्रश्नावली उपलब्धि को अग्रांकित करने का कार्य भी इसी के माध्यम से होता है, क्योंकि इसके उपयोगिताएं और महत्व को हम लोग इस प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं, जो कि शैक्षिक प्रशासन या एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन को बढ़ावा देता है। आप लोग इसमें ध्यान रखेंगे और कहीं ना कहीं इसको स्पष्ट रूप से ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करते रहेंगे, ठीक है ना। ये बाकी सब चीज़ें इसमें जो भी चीज़ें अस्पष्ट हैं उसको कमेंट में कमेंट भी करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइम में हम आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद आप सबका।